मुझे तो कभी कभी लगता है ब्लैक होल जैसा हो गया है। हमारी सारी युवा शक्ति उसमें गायब होती जा रही। तो उन्होंने सोचा मैं ऐसा कुछ काम शुरू करूंगा कि जिसमें मैं हजारों युवकों को काम दे सकता हूँ, क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होता है, उसके पीछे पूरा हम अस्तित्व को देखने की दृष्टि, जीवन मूल्य, सब कुछ उसके पीछे होता है। या जैसे सेक्युलरिज्म है, भारतीय भाषा में सेक्युलरिज्म ही नहीं है। नमस्कार भाई साहब, पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपका परिचय दीदी से होना है, वो दीदी जिन्हें निवेदिता दीदी कहते हैं, और आप अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में। नमस्ते दीदी, आपका बहुत स्वागत है और लंबी प्रतीक्षा के बाद आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, और आपसे बात करके जो जानने सीखने का मौका हमें और हमारे दर्शकों को मिलेगा, एक विशेष अवसर। दीदी ने योग, अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति और नारी शक्ति पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, अध्ययन किया है। इनकी कई सारी पुस्तकें भी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे फोरम में, प्लेटफॉर्म पे इनके लगातार लेक्चर होते रहे। और सच कहें तो ये विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र में जो थिंक टैंक हैं उनमें से एक हैं। 2017 में भारत सरकार ने दीदी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और उस दिन पूरा भारत बहुत ही गौरवान्वित हुआ। तो दीदी, बातचीत आपसे आरंभ करते हैं। हम लोग के लिए तो जटिल विषय है, तो उनका समाधान आपसे ही चाहेंगे। समाज में दीदी एक चीज़ अक्सर देखने को मिलता है कि हम लोग बहुत आशावादी हैं या अपेक्षा करते हैं दूसरों से। कभी इसी चक्कर में हम लॉटरी लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से कुछ लोगों को मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि वही कुछ सक्षम हैं, वही कुछ कॉम्पिटिटिव क्षमता रखते हैं। इसी तरह राजनीति में देखा जाता है कि लाखों कार्यकर्ता लगे रहते हैं और कुछ को वो सफलता वाला पद या ऐसी चीज़ें मिल पाती है। तो ये आशावाद का जो अतिरेक हमारे समाज में मिलता है, और इसके कारण समाज में लोगों को न सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है, बल्कि इसके कारण उनका शोषण भी कई प्रकार से होता है। तो समाज क्या ऐसा ही है या तंत्र ऐसा है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि जीवन में कुछ चाह करना, आकांक्षा करना और उसके लिए प्रयत्न करना, ये तो होना ही है। और ऐसा हर एक कोई करे, ऐसा ही हम चाहते हैं कि कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है, कोई अच्छे सपने नहीं हैं और प्रयास नहीं कर रहा है, ये योग्य नहीं है। इसीलिए वो चाह रहे और प्रयास कर रहे, ये अच्छी बात है। सिर्फ हुआ ये है कि जो दो क्षेत्र की आपने अभी उल्लेख किया, उन दो क्षेत्र ही ज़्यादा युवाओं के सामने हाईलाइट होते हैं। यानी जीवन में ऊपर उठना है, जीवन उच्च बनाना है, जीवन सार्थक बनाना है, इसके लिए जीवन के अनेक क्षेत्र हैं और वहाँ भी वो प्रयास कर सकते हैं, वहाँ भी वो अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। ये आज युवाओं को ज़्यादा पता नहीं, और इसीलिए सर्वसाधारण भी जो पढ़ाई कर रहा है, ऐसे युवा को भी पूछिए, वो कहता है बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा, और फिर वो जाता है 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस। मुझे तो कभी कभी लगता है ब्लैक होल जैसा हो गया है। हमारी सारी युवा शक्ति उसमें गायब होती जा रही। हाँ, जब कुछ काम करने की उनकी अधिक क्षमता है, उन अलग अलग क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा भी होगी, लेकिन उस प्रतिभा को समझने या वो प्रयास करने में वो जाते ही नहीं है। ठीक है, आप एक कोई अच्छा जॉब भी ले लो, 7 बरस में आप वहाँ अच्छा काम करेंगे तो वहाँ भी आप ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन जीवन के महत्व के 6-7 बरस चले जाते हैं। उसी प्रकार राजनीति में है। अच्छी बात है, राजनीति में युवा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ कोई पद मिलने से, टिकट मिलने के ही आशा से जा रहे हैं, बल्कि जिस प्रकार से समाज की सेवा करना है, एक पार्टी को सुदृढ़ पक्ष बनाना है, जो लोगों की समस्याएं समझते हुए वो सरकार के तंत्र तक पहुंचाए और वहाँ से उनको मदद मिले,
इस दृष्टि से भी राजनीति में करने जैसे अनेक काम हैं, लेकिन वहाँ भी उन युवाओं के सामने केवल यही चित्र दिखता है। तो इसमें युवाओं को कुछ बोलने के बजाय मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रसार और ज़्यादा ऐसे उदाहरण कि क्या क्या अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं ने कुछ प्राप्त किया है और प्रयत्न कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, मैं अभी कुछ दिन पहले पुणे में थी, तो एक स्त्री, उनके पति चले गए, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और घर में कुछ नहीं, यानी ना खुद का घर है, ऐसी स्थिति। वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो अभी क्या करना है। युवा स्त्री थी, लेकिन उन्होंने वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना एकदम जन्म के बाद के, तो शिशु, तो उनको तेल लगाने का काम वो उन्होंने शुरू किया। लेकिन वो जिस प्रकार से लगाती है, यानी तेल लगाते समय वो गीत गाते गाते, भजन गाते गाते, सोमवार है तो शिव जी का भजन, मंगलवार है तो हनुमान जी के भजन, ऐसा गाते गाते वो लगाती है। और रविवार को बाल गीत ऐसा बोलते हुए वो बच्चे को तेल लगाती है, फिर उसको नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, चली जाती है। उसको 14,000 मिलते हैं एक घर में, और लोग उसको ढूंढने जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घर करती है और 70-80 हज़ार आराम से कमाती है। अभी उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, एक अच्छा अपना फ्लैट बनाया। यानी किसी भी क्षेत्र में आप मन लगा के सृजनशीलता से काम करें तो आपको पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है जी। यानी जिनके घर में मैं रुकी थी और मैंने देखा, वो बता रही थी कि हम तो इसके खोज में गए, हमने ऐसा सुना था कि ऐसी एक करने वाली है और अच्छा गाती है। तो उसने, यानी जैसा हम भजन गाते समय जितना अच्छा गाना चाहिए उतना अच्छा गाती है। तो ऐसे अनेक क्षेत्र है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसने कुछ बहुत अच्छा साध्य किया। उसने अपना विशेष कुछ योग्यता या दक्षता उसने तो ऐसे अनेक काम है जिसमें हम अपनी विशेषता, प्रतिभा सब लगा सकते हैं। तो ये युवाओं को जो विजन देना है, ये काम जितना बड़े पैमाने पे होगा उतना ये जो सिर्फ 2 इसमें जो प्रश्न आपने उठाया वो थोड़ा कम गंभीर। काम की कमी तो है नहीं, काम की कमी तो बिल्कुल नहीं है। कुछ एक क्षेत्रों तक वो सीमित हो गए, ये समस्या है। जैसे और एक उदाहरण है कि एक हनुमंतराव गायकवाड़ जी, वो किसी गांव के हैं और बाद में वो टेल्को में उनको कुछ जॉब मिला। पढ़ाई की उन्होंने अच्छी मेहनत से, टेल्को में जॉब मिला तो जो जॉब का समय है उसके बाद भी वो बैठ के कुछ काम करते थे, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि जो भी वो वहाँ वो काम था उसमें कुछ बदलाव लाने से कंपनी के बहुत सारे पैसे सेव हो सकते हैं। और सच में ऐसा हुआ कि 17 लाख रुपया पर महीना सेव होता है। तो उनके ऐसे कुछ मित्र थे, वो बोल रहे थे कि क्यों तुम बाद में खामखा बैठते हो, है ना, समय हो गया, घर चलो। वो बोला उसमें क्या है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं एक कमरा लेके रहता हूँ, उससे तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। कंपनी भी खुश हो गई, उन्होंने उनको तुरंत मैनेजरियल इसमें लिया। तो अभी वहाँ कंपनी में जो और युवा चाहिए और यानी वर्कफोर्स चाहिए, उसके इंटरव्यू में भी वो बैठने लग गए। जब बैठने लग गए तो उन्होंने अपने गांव के, क्योंकि गांव में तो तुरंत होता है ना कि हमारे गांव का बेटा पढ़ा लिखा हुआ अच्छा जॉब में है तो तुम बाकी भी बच्चों को जॉब दो, चाहे उनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग की है नहीं है, कुछ भी तो जॉब होगा, अपेक्षा रहती है। तो उन्होंने वो कुछ लेने का प्रयास किया। फिर उनके ध्यान में आया उसमें तो लिमिटेशंस है, मैं कितना ले सकता हूँ और कितना यहाँ वैकेंसीज भी है। तो उन्होंने सोचा मैं ऐसा कुछ काम शुरू करूँगा कि जिसमें मैं हजारों युवकों को काम दे सकता हूँ। फिर उन्होंने वो क्या है, भारत विकास ग्रुप, एक मेंटेनेंस ग्रुप है। जैसे कुछ एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा वो जो एयरपोर्ट स्टाफ है, यानी क्लीनिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, तो मेनली हाउसकीपिंग का काम उन्होंने शुरू किया, जिसमें आज काफ़ी हजार युवक युवतियों को जॉब मिला है। तो ये विजन है। यानी ऐसे करने जैसा बहुत कुछ है।
बिल्कुल ठीक बात है। दीदी एक और बिंदु है, विश्वास और फेथ की जो बात है वो सभी समाजों में और सभी प्रकार के विश्वास पद्धतियों में जो है कि पारलौकिक चीज़ों पे जो भरोसा करके उसके पीछे सिर्फ लगे रहने की बात जिनमें होती है और स्वयं पे भरोसा नहीं करना, और इस कारण वह व्यक्ति दुर्बल नहीं होता है, हमारा समाज भी दुर्बल होता जाता है। सही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वयं पे विश्वास नहीं करते तो हम नास्तिक हैं। और यदि हमारा ईश्वर के ऊपर विश्वास है नहीं है, लेकिन स्वयं के ऊपर विश्वास है, तो हम आस्तिक हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सुहृद हूँ। सुहृद हूँ यानी सबसे पास, हर एक के पास मैं हूँ, मैं उनके अंदर हृदय में निवास करता हूँ। अध्यात्म की शुरुआत भी स्वयं से होती है, इसलिए ये आस्था की, विश्वास की शुरुआत भी स्वयं से होनी है। ईश्वर पे विश्वास रखते हुए मुझे मेरे अंदर का विश्वास और पक्का होता है, तो ईश्वर पे विश्वास भी जरूर करना है, यानी उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन यानी मैं सारा सबको नमस्कार करता हूँ, भगवान को नमस्कार करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, वो पूजा करता हूँ, लेकिन स्वयं में विश्वास नहीं है, तो फिर स्वामी विवेकानंद के अनुसार वो व्यक्ति आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक ही है। और जितना आज जिस प्रकार से विज्ञान और यानी बुद्धि आधारित अस्तित्व को समझना ये जितना आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे काल में हमें स्वयं प्रेरित होकर स्वयं पे आत्मविश्वास, स्वयं पे विश्वास रखकर ही कार्य करना सबसे योग्य है। जी। विदेशों का आक्रमण हमें बहुत झेलना पड़ा है। इस्लामिक इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कई सौ सालों तक हमारे देश में हावी रहा, और उसके साथ उनका आग्रह, उनकी स्वयं की आस्था पद्धति का विस्तार भी था। उनकी भाषा भी आई, और उनकी भाषा के अवधारणाओं और जो पारिभाषिक शब्द आए या ऐसे भी जो शब्द आए, उसके साथ उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके मूल्य भी आए। इन मूल्यों से हमारी मातृभूमि का, भारत भूमि के जो मूल्य थे, उनका क्षरण हुआ। तो इस दृष्टि से हम कैसे फिर से रिस्टोर करें अपने मूल्यों को, ये बहुत बड़ी चुनौती है समाज के सामने। ये तो एकदम सही है आपने जो कहा, क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होता है, उसके पीछे पूरा हम अस्तित्व को देखने की दृष्टि, जीवन मूल्य, सब कुछ उसके पीछे होता है। जैसे उदाहरणार्थ धर्म है, तो धर्म ये जिसका अनुवाद कर नहीं सकते ऐसा शब्द है, किसी भी भाषा में नहीं कर सकते, लेकिन दुर्दैव से उसका अनुवाद किया गया और हमने उसको रिलीजन बोला। अभी रिलीजन एकदम अलग है, धर्म एकदम अलग, कोई आपस में संबंध कोई संबंध नहीं है, फिर भी ऐसा ट्रांसलेशन हो गया। या जैसे थियोलॉजी ये शब्द है, ये भारतीय भाषाओं में है नहीं। या जैसे सेक्युलरिज्म है, भारतीय भाषा में सेक्युलरिज्म ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सेक्युलर कुछ है ही नहीं, हमारे लिए सब कुछ सेक्रेड है, ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। तो इसीलिए ये रिलीजियस है और ये सेक्युलर है, ऐसा डिमार्केशन ही हमारे यानी भारतीय भाषाओं में नहीं है। या जैसे स्वामी विवेकानंद ने स्वयं उनके शिकागो स्पीच में कहा था कि एक्सक्लूसिव ये शब्द ही भारतीय भाषाओं में नहीं है, हमारे भाषाओं में एक्सक्लूसिव शब्द के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड करते ही नहीं, हम सबका समावेशी करते हैं। हमारी सारी भारतीय भाषा सर्वसमावेशक है, क्योंकि यानी हमारा भारतीय जीवन ये सर्वसमावेशक है, क्योंकि हम ईश्वर को सर्वत्र देखते हैं, तो ईश्वर के सर्वनाम रूप सारे हमारे लिए स्वीकार्य है। लेकिन भाषाओं का जो आक्रमण हुआ, यानी वैचारिक आक्रमण भी बहुत हुआ है, उसके कारण आज हम काफ़ी भ्रमित है। तो उससे बाहर आना है
तो हमें पहले अपनी संकल्पनाएं समझना ये बहुत आवश्यक है। अभी ये कहाँ होगा, तो इसके 2-3 मार्ग है। एक है परिवार, दूसरा है शिक्षा पद्धति, तीसरा है सामाजिक मंच जो भी कुछ होंगे, और चौथा है आज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में दोनों हो सकता है और कन्फ्यूजन बढ़ा भी सकते हैं या दूर भी कर सकते हैं। तो सही हैंडल जो है सोशल मीडिया पे, उनका अनुसरण करने से ऐसा हो सकता है कि हमें सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। परिवारों में पहले ये बात होती थी, आजकल वो होती नहीं है। तो हमें परिवार जो पहले संयुक्त होते थे, आज वो संभव नहीं है। जहाँ संभव है ठीक है, लेकिन बहुत बार ये संभव ही नहीं है। तो हम परिवारों में भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करें, जैसे उदाहरणार्थ कि रोज कम से कम शाम का भोजन एक साथ खाए। फिर वो खाते समय ऐसी सारी बातों की एक अनौपचारिक चर्चा सहज चलेगी। वो खाना खाते समय भी उसका एक क्या कहते हैं, एक अनुशासन होता है कि सबको परोसने के बाद ही खाना, या माँ ने जो बनाया है वो सब खिला के खाना, यानी हर एक का अलग अलग डिश ऐसा न बनना। तो ऐसा सारा होते हुए जब एक साथ सब बैठ के चर्चा करते हैं, उससे बहुत सारी बातें सीखी जाती है। या हमें और एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी कि जैसे परिवार में, जिसको हम विवेकानंद केंद्र में अमृत चर्चा ऐसा कहते हैं, कि हफ्ते में 1 घंटा सारे परिवार के लोग एक साथ बैठे, चाहिए तो कुछ स्तोत्र वगैरह कह सकते हैं, और बाद में ऐसे अनेक विषयों को लेकर चर्चा करें। आजकल बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी आ रही है, तो उनमें से कुछ ले पढ़े, उसके ऊपर चर्चा करें। जब तक हम ऐसे जानबूझकर किए हुए व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तो अपने आप ये भ्रम दूर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि ये जो वैचारिक आक्रमण है वो आज भी जारी है, सतत चल रहे हैं। और ऐसे समय जो बताना चाहिए, जो जानना चाहिए, वो नहीं जान पा रहे हैं अपने बच्चे, तो फिर इसके लिए दोषी हम ही हैं। इसलिए हमें ऐसी नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। दूसरा है शिक्षा पद्धति। तो ऐसी आशा करते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP, तो उससे जो धीरे धीरे बदलाव आएगा। अभी तो पुस्तकें तैयार हो रही है, फिर वो सिखाने वाले शिक्षक धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। तो 10 बरस के बाद हम ऐसा आशा कर सकते हैं कि उसका परिणाम आएगा, होने लगेगा, दिखने लगेगा। और सामाजिक संस्था है, तो जैसे विवेकानंद केंद्र है, रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, या फिर जैसे प्रज्ञा प्रवाह है, या सेवा भारती है, ऐसे अनेक संगठन हैं। समाज में स्थानिक संगठन भी अनेक होते हैं। वो भी अपने निश्चय से ऐसे कुछ विषयों को लेकर समाज में उसका जो स्पष्टीकरण है और जो लोगों तक पहुंचना है, इसका प्रयास करते हैं, कर भी रहे हैं। उससे हमने भी जुड़ना चाहिए उसके साथ। ऐसा यदि होता है तो भी संभव है। और चौथा सोशल मीडिया। तो हमें यानी प्रोएक्टिवली कुछ करना होगा। हाँ, और अपने आप नहीं होगा। जितनी तेजी से करेंगे, जितना सामूहिकता बढ़ेगी, उतना ये जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। दीदी, एक अवधारणा है समानता का, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, इसको लेके भारी हर जगह इसकी बात लोग करते रहे हैं, खास करके पश्चिम से जो बातें आई, और इसको पकड़ के वामपंथी लोग भी खूब आगे बढ़े हैं। जबकि प्रकृति में तो सभी चीज़ असमान होता है, या फिर वेरिएशन, हाँ, विभिन्नताएं होती है। तो इसको लेके जो उहापोह है, और ये हमारी संस्कृति के सापेक्ष देखें तो यह कैसा है? एकदम सही कहा आपने। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी कहते थे कि यदि हम समानता के पीछे जाते हैं तो स्वातंत्र्य बाधित होता है। यानी जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो फ्रेंच राज्य क्रांति के 3 शब्द थे ना, और यदि हम स्वतंत्र की बात करने जाते हैं तो समानता बाधित होती है। और इन दोनों को यदि बैलेंसिंग करना है तो फ्रैटर्निटी ये शब्द है, लेकिन ये भी इतना गहरा शब्द नहीं है। वह है आखिर आत्मीयता और धर्म।
जहाँ धर्म और आत्मीयता है वहाँ इन दोनों को हम साध्य कर सकते हैं। तो समानता जो है वो समानता बाह्य कर्मों की नहीं है, बाह्य पद की नहीं है, तो समाज में जो स्वीकार्यता है, सम्मान है और जीवन में जो आनंद है उसकी समानता है। और वो समानता ये सही समानता है, क्योंकि सारे एक जैसे हो ही नहीं सकते। एक जैसे होंगे तो वो सृष्टि नहीं है, क्योंकि विविधता ये सृष्टि का नियम है। जैसे माँ के गर्भ में भी जब बच्चा पलता है, गर्भाशय में जब गर्भ धीरे धीरे मनुष्य शरीर बनता है, वो यदि एक जैसे होगा, सारे कोशिका एक जैसी समान है, तो वो एक मांस का गोला होगा। लेकिन जब वो विविध होती है, जैसे किडनी सेल है, ब्लड सेल है, बोन सेल है, तो फिर वह मनुष्य शरीर है। लेकिन यदि उसमें इन सब विविधता को जोड़ने वाला प्राण नहीं है, तो फिर से वो मृत बालक होगा। जी, तो वो जोड़ने वाला एक तत्व यानी आत्मीयता या एकात्मता वो चाहिए। उसी प्रकार समाज में यदि आत्मीयता है, यदि एकात्मता है, और एकात्मता तो अस्तित्व का नियम है, हाँ। यानी ये सत्य है। हम सब जानते हैं कि हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्परावलंबी और परस्पर संबंधित है। आज क्वांटम फिजिक्स भी ये जानता है, पर्यावरण तो जानता ही है कि चाहे पशु हो पक्षी हो, हमारा सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस एकात्मता की अनुभूति या इस एकात्मता को जीवन में आत्मसात करना, ये यदि होता है तो समाज में हम एक दूसरों को मदद करते हुए या समझते हुए, स्वीकारते हुए आगे जा सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ समझिए कि किसी घर में उस घर की जो स्त्री है जी, वो समानता के चक्कर में अपने अधिकार मांगे, उसको मिल भी जाएंगे, लेकिन जो आदर है, जो प्रेम है उस परिवार का, वो सब चला जाएगा। यानी परिवार परिवार नहीं रहेगा, एक दूसरे से जुड़ के और उस आत्मीयता से ही मिलेगा। हाँ, उससे ही मिलता है, उससे ही जीवन में आनंद भी आता है, नहीं तो सारे अकेले हो जाएंगे जी। तो यह समझते हुए ही भारत में हमने आत्मीयता पर यानी अपनेपन से व्यवहार करना, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। तो हम समाज की भी कल्पना करते हैं कि ये एक है, एक पुरुष जैसा है। हम परिवार की भी कल्पना, कुछ लोग एक साथ आए परिवार हुआ, ऐसा नहीं कहते हैं। तो हम कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यानी हमारा जो स्वस्वरूप है वो आत्मचेतना है, और जो एक एक समष्टि को व्याप्त करते हुए पूरे इस चराचर को व्याप्त करती है। यानी मनुष्य का विस्तारित स्वरूप परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि, ऐसा सब कुछ है। इस आत्मीयता की अनुभूति है तो पर्यावरण का भी रक्षण होता है। यानी नदी मेरे लिए माँ है, ये भूमि मेरे लिए माँ है, ये पेड़ मेरे सगे भाई बहन है, ऐसा जो अपने संतों के वचन हैं कि वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे, संत तुकाराम कहते हैं। तो ऐसा होता है तो हम नदी गंदी करने के पहले या फिर पेड़ों को काटने के पहले हम वो विचार करेंगे। तो एकात्मता इस अस्तित्व का सत्य है, और उस एकात्मता पर आधारित व्यवहार जो धर्म है, वो धर्म ही, यानी फ्रेटर्निटी का जो गहरा शब्द है वो धर्म है। तो वो धर्म ही समानता और स्वातंत्र्य, इन दोनों का बहुत अच्छा मिलाप कर सकता है। जी, ये हमारी संस्कृति में वाइटलिटी है न कि समानता का मैकेनाइजेशन, मैकेनिकल एस्पेक्ट। बहुत अच्छा दीदी, ये सही है कि परस्पर विदेशों से भी जुड़े हैं और बहुत चीज़ों के लिए हम लोग आश्रित भी हैं, लेकिन आर्थिक साम्राज्यवाद अभी समाप्त तो हुआ नहीं है पश्चिम का, उनकी सोच विचार तो अभी भी वही है, और वो सभी चीज़ों से उनके जितने भी नैरेटिव हैं
वो बहुत सारे अवार्ड देते हैं, वो ऑस्कर हो, नोबेल प्राइज हो या मैग्सेसे हो, ये भी अपने नैरेटिव को बढ़ाने के लिए, अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए जो सहयोग करता है ये उसी को देते हैं। तो हम देशवासियों को शायद ये भी समझने की आवश्यकता है कि वो क्यों देते हैं और उसके पीछे हम कितना परेशान हो, कितना भागें। बराबर है। अभी क्यों, वो लोग भी भाग रहे हैं ना, अमेरिका के अध्यक्ष भी भाग रहे हैं। कहा कि हमको नोबेल प्राइज दे दो, हमने भारत पाकिस्तान की भी समझौता कराया। सही है। यानी ये इतना हद तक जाता है कभी कभी कि किसी को यदि क्या है वो टी बुकर प्राइज, और वो राइटिंग के लिए मिलता है, ऐसे जो सारे प्राइजेस आते हैं, तो विचार करना है कि सच में ये व्यक्ति देश के हित में काम कर रहा है। जी, ठीक बात। यानी इस हद तक उन्होंने उस प्राइजेस को कलर्ड करके रखा है। मोहम्मद यूनुस को भी दिया गया है, मदर टेरेसा को भी, तो अपने हिसाब से देते हैं। वो अपने हिसाब से देते हैं। वो उनके जो जीवन पद्धति है उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से ही वो करते हैं। तो इसीलिए हमने तो उनके पीछे जाना ही नहीं चाहिए। और आखिर यानी ये जो आपने बोला कि आर्थिक साम्राज्यवाद जो है वो है, लेकिन भारत में एक क्षमता है, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है कि कुछ सैंक्शंस आ भी जाए तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल मार्केट ही बहुत बड़ी है। इसीलिए इंडस्ट्री चल सकती है, सब चल सकता है। ऑफ कोर्स कुछ जो चीज़ें बाहर से लानी ही होती है उसमें तकलीफ आएगी, लेकिन उसके लिए भी आज ऐसा है ना कि आज ये पूरा विश्व एक खंबी नहीं रहा है। पहले ऐसा था, लेकिन अभी वो बहु खंबे पे खड़ा है। तो एक रास्ता बंद होता है तो हम बाकी रास्ते खोल सकते हैं, जो प्रयास अपना देश कर भी रहा है अभी। तो इसीलिए बहुत वो जो हमारे ऊपर थोपेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसे इसमें हमने न जाते हुए राष्ट्र का जो हित है और अपने संस्कृति का जो आवश्यकता है वो ध्यान में लेते हुए हमारे निर्णय होने चाहिए। अंतिम प्रश्न दीदी स्वामी विवेकानंद जी को लेके है, जो वो शिकागो से लौटे, वहाँ के धर्म संसद में भाषण देने के बाद फिर भी कुछ समय रहे वहाँ अमेरिका में, फिर लौटे तो बहुत भारी स्वागत देश में हुआ, खूब मालाएं पहनाए। लेकिन यही देश, यही समाज था जो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देने के कारण स्वामी जी जैसे व्यक्तित्व को हमने सिर्फ जब उनकी आयु 39 वर्ष थी तब हमने खो दिया। तो ये हमारा समाज क्यों है, ऐसा क्यों है, ये हमेशा विचारणीय बिंदु तो रहता ही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके जो शरीर उन्होंने छोड़ा उसके लिए अपना समाज ही जिम्मेदार था। उन्होंने जो 3.5 वर्ष उधर बिताए वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी साधना थी जी। क्योंकि पहले 2 महीने तो अत्यंत कठिनाई में थे, जैसे खाना भी मिलेगा तो मिलेगा या ठंड थी, उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा भी है कि मैं शायद चाहे ठंड या भूख से मर जाऊं, लेकिन उसी पत्र में, ये स्वामी विवेकानंद की विशेषता है, उसी पत्र में वो लिखते हैं आगे कि लाखों स्त्री पुरुष ईश्वर में निष्ठा रखते हुए और अपने देश के जो दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, उनके प्रति सहानुभूति के कारण आया हुआ मृगेंद्र जैसा धैर्य धारण करते हुए देश के कोने कोने में जाएंगे और सेवा का, सद्भाव का संदेश फैलाएंगे। ये सपना भी उन्होंने देखा था। तो स्वामी विवेकानंद ही स्वयं ऐसे थे कि चाहे यानी मेरा मृत्यु सामने है, लेकिन वो सोच क्या रहे तो मेरे देश का पुनरुत्थान होना है।
तो और फिर बाद में ये हुआ सर्वधर्म परिषद, उसमें तो उनका बहुत नाम हुआ, बड़े बड़े पोस्टर लगे। लेकिन आप जानते होंगे कि किसी एक लेक्चर ब्यूरो ने उनको हायर किया और उन्होंने कहा कि हम आपके लेक्चर्स आयोजित करेंगे और आपका खाना पीना और आपको पैसे देंगे। लेकिन लेक्चर ब्यूरो ने बहुत अच्छे पैसे कमाए, स्वामी जी के हाथ में कुछ नहीं दिए। तो और सतत बोलना पड़ता था, उस समय ही उनकी वो थकान शुरू हो गई थी। फिर तीसरा ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद का जो विचारों का प्रभाव वहाँ पड़ रहा था, तो क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो चिंतित हो गए। उनको लगा कि वो जो पैसा इकट्ठा करके यहाँ के काम करते थे तो भारत के काम पर प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध कुछ फैलाना शुरू किया कि ये हिंदू धर्म के प्रवक्ता है ही नहीं, ये तो एक ड्रामा करने वाला लड़का है, ये वो नाटक करता था और इसीलिए तो इनके हाथ में कोई परिचय पत्र नहीं था, इसीलिए तो वो ऐसे ही यहाँ आ गए वगैरह वगैरह। वो जो बता रहे वो हिंदू धर्म ही नहीं है। ऐसा जब बताना शुरू किया तो प्रोफेसर राइट, जिन्होंने पत्र लिख के इनको भेजा था, यानी सर्वधर्म परिषद में उनकी एंट्री करवाई थी, नहीं तो स्वामी विवेकानंद जब पहुंचे थे तब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी चला गया था और इनके पास ना कोई परिचय पत्र था। तो इवन प्रोफेसर राइट थोड़े साशंक हो गए और उन्होंने सिर्फ स्वामी विवेकानंद से पूछा कि ऐसे ऐसे सारे रिपोर्ट्स आ रहे, और ये मिशनरीज बड़े होशियार थे, उन्होंने भारत में उनके मैगजीन्स पे ऐसे लेख लिखवाए स्वामी जी के खिलाफ, और उसके कटिंग्स ये प्रोफेसर राइट वगैरह सबको भेजे। तो प्रोफेसर राइट बोले भारत में ऐसा लिख कर आ रहा है, तो अभी इनको पता है कि ये तो मिशनरी मैगजीन है, लेकिन कुछ तो भी तो प्रोफेसर राइट को बताना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ अपने शिष्यों को बोला कि आप भी थोड़ी पब्लिक मीटिंग्स लीजिए और उसमें कुछ प्रस्ताव पारित कीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने जो बोला वहाँ हमने ही उनको भेजा और हम बड़े खुश हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का सही प्रतिनिधित्व किया। ऐसा जो भी मुझे धन्यवाद देते हुए आप कुछ पारित कीजिए, वो पेपर में प्रकाशित कीजिए और वो कटिंग्स मुझे भेजिए। दुर्दैव से ऐसा हुआ कि उनके शिष्यों ने वो किया, लेकिन वो सारे कटिंग किया हुआ पैकेट जो पोस्ट करना था वो जिसको दिया उसने किया ही नहीं। तो कुछ महीना ऐसे चले गए और स्वामी जी भी संकोच में थे कि बार बार कैसा कहे कि आप मुझे धन्यवाद देने वाले ये भेजे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर बाद में ये कलकत्ता में उनके गुरु भाइयों को पता चला और मद्रास में भी उनके शिष्यों को पता चला कि ऐसा हो गया है। तो फिर बाद में उन्होंने और ऐसी पब्लिक मीटिंग्स लेते हुए ये सब करना शुरू किया। तब तक 1 बरस चला गया था। वह 1 बरस स्वामी विवेकानंद वहाँ काम तो कर रहे थे, लेक्चर ब्यूरो ने तो उनको एकदम पूरा जैसे निचोड़ दिया, इतना ये किया। और उनको दूसरा ये भी दुख हो रहा था कि मेरे देशवासियों ने मैंने जो मदद मांगी वो दी नहीं। तो स्वामी जी के ऐसे पत्रों में इसके बहुत सुंदर उल्लेख आते हैं। एक जगह वो कहते हैं, मुझे पता है हिंदू समाज आज कौन सी स्थिति में है, मैंने उसके ऊपर विश्वास रख के कुछ करने का सोचा, ये मेरी गलती हुई, जो भी है मैं सहन करूँगा, ऐसा एक वो पत्र है। फिर जब उनको ये सब आने लगा, बहुत आने लगा, फिर तो जहाँ जहाँ स्वामी जी जा रहे थे वहाँ वो भेजने लगे। तो स्वामी जी जब पहला हाथ में उनके आया तो वो कहते हैं, जगत जननी की जय हो, मैं एक छोटे बच्चे जैसा रो रहा हूँ, क्यों मैंने अविश्वास किया मेरे लोगों के ऊपर। उन्होंने ये सब किया था, सिर्फ मुझे पहुँचा नहीं। फिर उन्होंने वो सारा प्रोफेसर राइट को वगैरह दिया, लेकिन ये सारा अंदर चल रहा था, फिर भी बाहर वो भाषण दे रहे और उनके बारे में ऐसा फैलाया जा रहा है। तो ये भी 1 बरस जो पहला बरस था वो काफ़ी तकलीफ का था। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ शिष्यों को वहाँ तैयार किया, वेदांत सोसाइटी स्थापन की। लेकिन स्वामी विवेकानंद के ध्यान में आया कि संगठन बहुत महत्व का है और भारत में जाकर भी मैंने
ये लोगों को संगठित करने का काम शुरू करना है। और वही उनकी तबीयत जो हो गई थी, आरोग्य जो बिगड़ गया था, तो उनको लगा कि मेरे पास समय कम है और मैं यदि ये काम नहीं शुरू करूँगा संगठन का तो बाद में वो रह जाएगा। ऐसा करते हुए स्वामी जी आए, कोलंबो टू अल्मोड़ा उनके भाषण भी हुए। स्वामी जी ने भी स्वयं एक जगह लिखा है कि मैंने ऐसे सोचा था मैं आके भारत में थोड़ा आराम करूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे देश के लोग कितने उत्सुक होकर मेरी राह देख रहे थे, तो मैं उनके साथ बात किए बिना रुक नहीं सकता वगैरह। तो उनके सामने उनका उद्देश्य था, उनके लिए स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य बहुत छोटी चीज थी। स्वास्थ्य बहुत छोटी चीज थी और उनको जो काम करना था वो पहले पूरा करना है। शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ना ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक आपसे बातें हुई। और जो भी भाई साहब पॉडकास्ट देखने वाले होंगे, ये संदेश जिनके पास भी पहुंचेगा वो सभी बहुत लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।